विश्वगुरु बनाने की जरूरत नहीं, अब तो विश्वगुरु बन चुके हैं। बताओ कौन नहीं है आपके समर्थन में? जिस देश की बात करें वही कहता है कि अगर किसी भी बात को करनी है तो हिंदुस्तान के साथ बात करें, भारत के साथ बात करें। राम मंदिर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। राम मंदिर के लिए संजय बाली जी क्या सोचते, कितना स्ट्रगल किया है राम भक्तों ने। 500 साल लगे कोर्ट के जरिए फैसला आने तक, मगर उससे पहले लोगों ने संघर्ष सड़कों पे किया, उसके लिए आंदोलन किए, उसके लिए हमारे आडवाणी जी ने भी रथ यात्रा निकाली, उसके लिए हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े आंदोलन किए। उन बड़े आंदोलनों को कुचला भी गया, लाठी डंडे भी खाए गए, जेलों में भी भेजे गए, अपनी मांग के लिए आंदोलन करते रहे। आप मान रहे हैं कि जैसे पहले बीजेपी काम किया करती, अगर हम बात करें वाजपेयी जी के टाइम की बीजेपी और आज मोदी जी के टाइम की बीजेपी, क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, ये सब नींव के पत्थर जिन्होंने इसकी नींव डाली। इस नींव को बढ़ाते हुए आज आपके सामने मोदी जी काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री में कि लोग आके विदेश के जितने भी बैठे हुए थे उसमें आके मोदी जी से ही क्यों अपनी बात को रखने को कहते हैं, मोदी जी से ही क्यों हर जगह मध्यस्थता की बात करते हैं, मोदी जी से ही क्यों कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर आगे चलें। नोएडा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ विकास को लेकर क्या कहेंगे? जब सपा और बसपा की सरकारें हुआ करती, जिस सेक्टर में अगर हम बैठ के आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद इधर कोई आना भी पसंद नहीं। ये जी बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों नहीं करता था कि पता है कि इधर को गया तो मैं लुट जाऊंगा, गाड़ी मेरी छिन जाएगी, या तो मेरे को मार दिया जाएगा। बहुत होती थी, मर्डर होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, गुंडागर्दी पूरी चरम सीमाओं पे थी। मगर जब से 2014 के बाद से, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने आते ही उत्तर प्रदेश में विकास भी किया, लोगों में विश्वास भी जमाया, गुंडागर्दी भी खत्म करी, जो फिरौती मांगने वाले लोग थे उनको भी खत्म किया, उद्योगों में भी बढ़ावा है। नमस्कार, पॉडकास्ट की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। हर बार की तरह इस बार भी हम एक ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेकर आए हैं जिन्होंने संघर्षों के बाद अपने आप को एक बड़े मुकाम पर हासिल किया। कहते हैं कि कामयाबी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारा स्ट्रगल उस कामयाबी के साथ हमें करना पड़ता है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल के बाद कामयाबी हासिल की, हमारे साथ मौजूद हैं संजय बाली जी, जिला उपाध्यक्ष नोएडा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा, बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, हासिल करने के लिए। हम उस पर बात करें, राजनीतिक गलियारों की चर्चा करें, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, लोगों को भी पता चले, दर्शक भी हमारे ये जाने कि संजय बाली जी आखिर कैसे बने, क्या स्ट्रगल रहा बचपन से लेकर अब तक का जो आपका करियर रहा, क्या क्या आपने उस दौरान देखा? मैं 1984 में नोएडा में आया था। उससे पहले लाजपत नगर में रहते थे, दिल्ली में जी। वहीं पे पढ़ाई वगैरह वहां से भी करते रहे, वहीं पे कर रही शुरू हुई। हमारी अपनी शॉप्स वगैरह थी कोटला मुबारकपुर दिल्ली में। छोटे से ही हम अपनी दुकानों पे बैठना शुरू कर दिया था। ग्लास का, एल्युमिनियम का काम था, खुद भी काम किया अपने हाथों से, काफी सालों तक लगातार करते रहे, संघर्ष किया जीवन में। लोग स्कूटर पे चलते थे, हम साइकिल पे चलते थे, और आहिस्ता आहिस्ता काम को भी बढ़ाया, काम भी बड़ा हुआ। फिर उसके बाद हमने काम पूरी तरह से संभाला, अपने जगहों पे बैठे, कामयाबी ली। वहाँ से फिर हम नोएडा आ गए। 84 में जब नोएडा आए तो यहाँ पर भी हमने यहीं से अपना स्कूलिंग भी जाने दिल्ली जाते रहे, और उसके बाद समाज सेवा का जुड़ाव शुरू से रहा। फादर वगैरह भी समाज सेवा के कार्य करते रहे। सरस्वती शिशु मंदिर दिल्ली में पढ़े भी थे हम, संघ के कार्यों को जानते थे, संघ से शुरू से जुड़े रहे। संघ के सरस्वती शिशु मंदिर श्रीनिवासपुरी में था, वहाँ पे पढ़े। जी हाँ, मैं जानती हूँ। वहाँ से पढ़े, वहाँ से आगे दिल्ली, नोएडा में भी फिर यहाँ से स्कूलिंग चलती रही। नोएडा में भी आके
सबसे जिन मुलाकात हुई, बातचीत करते रहे, संघर्ष होते रहे, मिलते रहे, बातें करते रहे, समाज सेवा के में आगे निकलते रहे। 84 में सनातन धर्म मंदिर नोएडा में सेक्टर 19 में है, बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा। उनके साथ जुड़े हम, समाज सेवा के कार्य शुरू किए। उस मंदिर के साथ जुड़ते जुड़ते ही रहा कि आज लगभग 30 वर्षों से लगातार मैं 40 वर्षों से उस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ। अरे वाह। और इस वक्त उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा जी, चलिए ये तो हाँ। समाज सेवा के साथ साथ हम समाज सेवा को करते रहे, धर्म की भी सेवा करते रहे। 86 में मैंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हाँ, देखिए मैं यही जानना चाह रही थी कि यहाँ से आप कैसे, आपका राजनीतिक करियर कैसे? मैं बताता हूँ, 86 को मैंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ज्वाइन किया। 86 में हमने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करके कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, संघ में भी काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी काम करते रहे। विश्व हिंदू परिषद में किया, बजरंग दल में किया, तो इन सब में काम करते हुए आगे बढ़ते रहे। बड़े बड़े धरने, प्रदर्शन, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े सम्मेलन यहाँ पे हुए। भारतीय जनता पार्टी में मैं वार्ड अध्यक्ष बना। पहली पोस्ट मुझे वार्ड अध्यक्ष की मिली। संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे। 89 में यहाँ पे बीजेपी और अलायंस के साथ इलेक्शन हुआ था। वाल्मीकि जी थे, आरएलडी से वो इलेक्शन लड़े थे। तब मैं बूथ अध्यक्ष बना था 89 में जी। 89 में बूथ अध्यक्ष बने, फिर आगे संघर्ष चलते रहे। यहाँ पर पार्टी के साथ जुड़ के आगे चलते रहे। पार्टी की विचारधारा के साथ, क्योंकि आरएसएस में परिवार के लोग थे तो उनके साथ ही हर चीज देखने को मिलती रही, तो वो चीजें समझ में आती रही। और फिर पार्टी के साथ ही संघर्ष किया। यहाँ पे उस समय बहुत कम लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने शुरू हुए। हमारे को याद है कि यहाँ पर एपी जोशी जी थे, उन्होंने हमारे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। और वो व्यक्ति थे जिन्होंने अटल जी के साथ काम किया। अच्छा। सेक्टर 20 में ही नोएडा में रहते थे, उन्होंने हमारे को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। उनके साथ फिर आगे हम काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कई इलेक्शन लड़े। आज हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं नवाब सिंह नागर जी, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे, पहले हार गए, फिर दोबारा लड़े, फिर हार गए, तीसरी बार फिर जीत गए, फिर दोबारा फिर जीत गए, मंत्री बने। दादरी विधानसभा हुआ करती थी ये। तो ऐसे संघर्ष में लड़ते रहे। कई आंदोलन हुए यहाँ। आंदोलनों में लाठी डंडे भी खाए, जेलों में भी भेजे गए। राम मंदिर आंदोलन के समय में भी हम लोग को जेलों में भेजा गया। अच्छा, राम मंदिर का आपने जिक्र किया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। राम मंदिर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मैं राम मंदिर के उस विवाद की बात नहीं कर रही जो अभी जुड़ा है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन जो ये लाठी डंडे खाने का सिलसिला था राम मंदिर के लिए, संजय बाली जी क्या सोचते, कितना स्ट्रगल किया है राम भक्तों ने, इस पर जरा आप नजर डालिए। क्योंकि कई लोगों का कहना है हमने बहुत स्ट्रगल किया, कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कोर्ट के जरिए हो गया। अपनी अपनी भ्रांति है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के जरिए हुआ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 500 साल लगे कोर्ट के जरिए फैसला आने तक, मगर उससे पहले लोगों ने संघर्ष सड़कों पे किया, उसके लिए आंदोलन किए, उसके लिए हमारे आडवाणी जी ने भी रथ यात्रा निकाली थी, उसके लिए हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े आंदोलन किए। उन बड़े आंदोलनों को कुचला भी गया, लाठी डंडे भी खाए गए, जेलों में भी भेजे गए। वो संघर्ष जारी रहा, और वो संघर्ष जारी रहने का ही परिणाम ये हुआ कि वो कोर्ट में जब गया, और जब कोर्ट के चला, उसके बीच में भी लोग संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, अपनी मांग के लिए आंदोलन करते रहे। ये भगवान राम का मंदिर है और ये यहाँ होना चाहिए। अच्छा, इतनी इतनी कुर्बानियां सबने दी राम मंदिर के लिए, बड़ा स्ट्रगल किया। इस स्ट्रगल के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। सभी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत आस्था का विषय था। हमारे देश के मुसलमान भाई आज भी ये मानते हैं कि उनका सहयोग भी हमारे साथ में रहा। हालांकि सबके अलग अलग इतर इसमें राय हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, अब जो राम मंदिर का विवाद चल रहा है, राम मंदिर विवादों में ही रहा। और इस बार ये जो चंदा चोरी, गबन, कुछ भी आप इसे कह लीजिए, घोटाला, जो भी कह लें आप,
ये जो हुआ, इससे लोगों की आस्था को कितनी ठेस पहुंची है और इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो लोगों की आस्था तो आज भी भगवान श्री राम पे ही है, भगवान राम के मंदिर पे है ना। व्यक्तियों ने क्या कृत्य किया उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और माननीय योगी जी ने इस चीज के लिए बिल्कुल खुल के कहा, सबके बीच में कहा कि कमेटी गठित कर दी, एसआईटी गठित कर दी है, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और वैसा किया भी उन्होंने, ऐसा करके दिखा भी दिया। और जो दोषी थे एसआईटी ने उनके तत्काल उसके ऊपर प्रभाव से कार्रवाई करी और उसमें जो दोषी पाए गए हैं और आगे जांच में जो दोषी होंगे, जो जेल में हैं तो हैं ही हैं, और जो दोषी पाए जाएंगे वो भी जेल में। अच्छा संजय जी, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग मान रहे हैं, साधु संत भी कह रहे हैं, पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं, ब्रजभूषण उनमें से एक हैं, उन्होंने कहा देखिए उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि क्या चल रहा है। क्या ऐसा संभव है कि इतना सब चल रहा था? ये कहना कि मुझे पहले से इस चीज का मालूम था तो क्यों नहीं आपने संज्ञान में लाए, कि आप इंतजार कर रहे थे क्या ये घटना हो? वो कहते हैं डर है। अगर सनातन धर्म के रक्षक हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी बात को बड़ा करते हैं, तो अगर आपको जानकारी थी तो इसकी जानकारी देनी चाहिए थी ना। आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज भी आपके परिवार या जो भी हैं उनके परिवार अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो इसके संज्ञान में ऊपर के लोगों को लाना चाहिए था कि ऐसा हो रहा है, तो क्यों नहीं ठीक हो सकता था। मगर ये कह देना बेईमानी है कि ये जानकारी थी या वो जानकारी थी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। ये जब प्रकरण सामने आया उसके बाद कुछ लोग प्रखर होके आगे आए कि ये मुझे भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सब सिर्फ कहना है कि पहले से मालूम। कहने से हाँ, प्रश्न ये भी है कि अगर आपको मालूम था तो फिर आपको संज्ञान में क्यों नहीं आप लेकर आए? भैया आप भी सनातन को मानने वाले हैं ना, बोल रहे हैं भगवान राम को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, बिल्कुल, और एक परिवार की तरह सबके साथ रहें। तो अगर आपके संज्ञान में कुछ आएगी परिवार के अंदर बात, तो क्या परिवार में करोगे नहीं? बताना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने नहीं बताया तो आपकी गलती है, और अब बता रहे हैं उसके पीछे, और अब बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो कार्रवाई कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद 2 व्यक्तियों का इस्तीफा भी हो गया। हाँ, 2 व्यक्ति। तो जो कार्रवाई चाहते थे, जनता चाहती थी, वो कार्रवाई कर दी मुख्यमंत्री जी ने, वो की गई, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? बिल्कुल। अच्छा संजय जी, जिक्र आपने किया कि आप संघ के साथ जुड़े रहे, बचपन से आपका संघ के साथ जुड़ाव रहा, बीजेपी और संघ का जुड़ाव हमेशा चर्चा में रहा है, रहेगा। इस जुड़ाव को आप कैसे देख रहे हैं? और वाकई ये जुड़ाव ऐसा ही है जैसा विपक्ष इस जुड़ाव को घेरता रहता है? देखो, क्या वाकई बीजेपी की कोई भी जो गतिविधियां हैं उसमें संघ का सीधा सीधा हस्तक्षेप रहता है? नहीं रहता, सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। संघ अपना कार्य करता है, संघ समाज का निर्माण करता है, संघ व्यक्तियों का निर्माण करता है, और निर्माण करने के बाद अगर मेरे को राजनीति में जाना है तो मैं जा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि संघ राजनीति में या ऐसा कुछ नहीं है। संघ व्यक्ति निर्माण का एक हमारा संस्थान मान के चलें, और व्यक्तियों का निर्माण करता है, और व्यक्तियों के निर्माण के साथ अपने धर्म के लिए और अपने समाज के लिए सेवा का भाव पैदा करता है। ये है संघ। और संघ को जानना कोई इतना आसान नहीं है। 100 वर्ष का कार्यकाल हो गया है संघ का, तो 100 वर्ष के कार्यकाल में संघ ने वो काम किए हैं समाज के लिए, ऐसी ऐसी आपदाओं में काम किए हैं समाज के लिए, ऐसी ऐसी रक्षा करी है समाज के लोगों की। ये उन लोगों को क्या पता कि संघ क्या है। संघ के लोग कोई वैसे नहीं है कि आप ये सोच के चलो कि सैलरी पे हैं या इस पे, नहीं। संघ के लोग दिल से हैं, संघ के में काम करने वाले लोग भक्ति, देशभक्ति की भावना से काम करते हैं। उनको इस चीज का कोई नहीं है, स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं संघ के लिए। बिल्कुल। फिर मेरे को लगा कि मैं बीजेपी में काम कर सकता हूँ, मैं बीजेपी में आ गया, और फिर मैं बीजेपी में काम शुरू कर दिया। मैं मंडल अध्यक्ष भी बना जी जी इसी नोएडा में ही, और फिर मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बना। अच्छा, इतनी सारी जगह आप काम कर चुके हैं, जैसा आप बता रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, जैसे हम सब लोग जानते भी हैं, अवेयर हैं इस बात से। कभी ऐसा हुआ है कि पार्टी की किसी बात से आपका विचार इतर रहा हो, या आपको लगता है कि विचारधारा में धीरे धीरे अब बदलाव आ रहा है, जैसा पहले था वैसा नहीं रहा? देखिए, समय के साथ हर चीज बदलती है। पहले काम करने वालों को जो था एकदम
स्वतंत्र थे सारे, और आज भी है, ऐसा नहीं है। मगर जब परिवार बड़ा होता है तो हर चीज पे थोड़ा बहुत अंकुश लगना अनिवार्य है। वो इसलिए भी है कि जब परिवार बड़ा हो और काम सब कर रहे हो मिलके, तो छोटे बड़े का कहीं ना कहीं सुनना भी जरूरी है, और बड़ों को भी सुनना और छोटे को भी सुनना जरूरी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जब परिवार में आगे बात हो तो हर तरह से बात होनी चाहिए, और बात होती भी है। ठीक प्लेटफॉर्म पे सब अपनी बात रखते भी हैं, जिनके सामने अपनी बात करनी है वो करते भी हैं, और सुनवाई भी होती है, ऐसा नहीं है। चलिए, अगर हम इस पूरे मामले को देखें, जैसे हमने जिक्र किया कि विचारधारा जो है वो धीरे धीरे, काम करने का तरीका जो है पार्टी का धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आप मान रहे हैं कि जैसे पहले बीजेपी काम किया करती थी, अब अगर हम बात करें वाजपेयी जी के टाइम की बीजेपी और आज मोदी जी के टाइम की बीजेपी, क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? आपके साथ में बैठा हूं इस वक्त ब्रॉडकास्ट में। पहले प्रिंट मीडिया था और तो कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया, आज हम ब्रॉडकास्ट में बैठे हैं। तो समय ने परिवर्तन किया ना, तो ऐसे ही पार्टी में भी परिवर्तन होता है। जब हम अपने आप को मॉडर्नाइज की तरफ जाते हैं, डिजिटाइल की तरफ जाते हैं, तो आपको समय के हिसाब से बदलना भी पड़ता है। हर चीज को आप देखेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी, ये सब नींव के पत्थर हैं जिन्होंने इसकी नींव डाली, और इस नींव को आहिस्ता 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 आगे बढ़ाते हुए चले। इस नींव को बढ़ाते हुए आज आपके सामने मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं, देश के हित का काम करते हैं। वो हमेशा कहीं पे भी कहते हैं तो अपने आप को अकेला नहीं कहते, वो कहते हैं मेरे लिए 140 करोड़ देशवासी पहले। उसमें सब आ जाते हैं ना, उसमें किसी एक जाति धर्म का तो नाम नहीं लेते ना। तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ये है विचारधारा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कुछ लोगों का, खासतौर पे विपक्ष का भी ये मानना है, अगर हम जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर देखें, तो विपक्ष का ये मानना है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, हकीकत में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं चलता देश की जनता को, लेकिन विदेश में जितनी बड़ाई की जा रही है ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर कह लें तो विदेश यात्राओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई आरोप लगते रहे हैं, विवाद उठते रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं आप हमारे देश की, और मोदी जी की भूमिका उसमें क्या लगता है आपको, कैसी? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो मौन रहे हैं हमेशा। वो मनमोहन सिंह रहे हैं, मगर वो मौन रहे हैं। वो विदेश भी जाके आए हैं तो जैसे हाथ बांध के नीचे गए थे, इस गर्दन झुका के वैसे वापस आए हैं। हमारे इस वक्त देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हैं। वो देश विदेश में जाते हैं तो सीना चौड़ा करके जाते हैं और गले लगा के वापस आते हैं, और सीना चौड़ा करके वापस आते हैं, न हाथ बांध के रखते हैं और न गर्दन झुका के रखते हैं। ये है विदेश नीति। लेकिन आप एक चीज बताएं मुझे, विदेश नीति की बात करते हैं, अगर विदेश नीति और हमारी और कूटनीति अच्छी नहीं होती, पूरे विश्व में इस वक्त हर चीज की त्राही मची हुई है। हिंदुस्तान में क्या मची? नहीं ना। पूरे विश्व में आप देख लीजिए, हर चीज के रेट कहां से कहां पहुंचे। बाहर देखिए कितना महंगा पेट्रोल, कितना डीजल, राशन, ये हमारे पास पर्याप्त है। क्यों है? क्योंकि हमारी विदेश नीति अच्छी थी, हमारी कूटनीति अच्छी थी। लेकिन अमेरिका से भारत के रिश्तों पर अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें, कई सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी साधे नहीं बैठना था, प्रश्न करना था अमेरिका से। समय आने पे हर चीज की जाती है। अगर पहले ही अगर हम हर चीज बोलते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, औचित्य नहीं है उस चीज का। और उनको जब समय आया उन्होंने बोला, अभी आपके सामने ही है। अभी ये एक वो सम्मेलन हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमेरिका के प्रधानमंत्री जी और सारे मिलते, तो उसमें बोली ना हर चीज, और व्यक्तिगत भी मिले वो दोनों, तो उसमें भी बैठ के चर्चा हुई होंगी, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री में कि लोग आके विदेश के जितने भी बैठे हुए थे उसमें आके मोदी जी से ही क्यों अपनी बात को रखने को कहते हैं, मोदी जी से ही क्यों हर जगह मध्यस्थता की बात करते हैं, मोदी जी से ही क्यों कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके आगे चलिए। ऐसे थोड़ी ना है। विदेश नीति है, आपकी कूटनीति अच्छी है तभी तो आपके साथ है। आपकी सोच अच्छी है, आपका विजन अच्छा है। अगर आपकी सोच और विजन अच्छा है तो हर कोई आपके साथ रहेगा और आपके सामने झुक रहे हैं। विश्वगुरु बनाने की जरूरत नहीं, अब तो विश्वगुरु बन चुके हैं। बताओ कौन नहीं है आपके समर्थन में आता?
जिस देश की बात करें वही कहता है कि अगर किसी भी बात को करनी है तो हिंदुस्तान के साथ बात करो, भारत के साथ बात। चलिए, तो मोदी जी की भूमिका को इस तरह से आप बता रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं खैर इस बात को। तो आप बताओ ना कि आपने कहा कि विदेश जाते हैं ना, विदेश प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं तो बाकी देशों के साथ कैसे समन्वय बैठेगा, बाकी लोगों के साथ कैसे बात होगी, अपनी बात और उनकी बात को कैसे हम लगेंगे। आपने यहाँ पे बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं, अपने और कार्यों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी ना है। जाहिर सी बात है। हाँ। अभी आपने पेट्रोल का जिक्र किया, तो पेट्रोल से आप समझ गए होंगे अब मेरा इशारा किस ओर है। समझ गया। पेट्रोल, इथेनॉल, सब पे सरकार को घेरा जा रहा है, प्रश्न किए जा रहे हैं और ऐसा काफी हद तक देखा जाए तो है भी समस्या। ये जो एक निर्णय मोदी गवर्नमेंट का रहा, इसे कैसे देख रहे हैं आप कि वाकई जनता के हित में है? अभी हमारे नेताओं ने और पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी और गडकरी जी ने भी इस पे जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल पहले से भी मिक्स होता आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह से लोगों की गाड़ियों का बार बार खराब होना, अभी तक सब इन्फ्लुएंसर ही आ रहे हैं कि गाड़ी वहां रुक गई, वहां ऐसा हो गया, एक वीडियो बना के डाल दी। तो इथेनॉल पे भी राजनीति हो रही है आपके? इथेनॉल पे भी राजनीति कर रहे हैं, और क्या है। एक व्यक्ति कोई ऐसा तो ऑथेंटिक आए, वो गडकरी जी ने भी और उन्होंने कहा ऑथेंटिक तो आए कि बताए कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी गाड़ी की जांच कराते हैं, पूरी सब कुछ कराते हैं। कोई आया? कंपनी ही लेके आ जाए कि हमारे पास ये गाड़ी है जिसकी जांच करा। मान लिया इथेनॉल की परसेंटेज बढ़ाई है उस गाड़ियों के अंदर, पेट्रोल के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत 1-8% का माइलेज का आप कहते हैं तो ऊपर नहीं जा सकता है, थोड़ी ना कि इंजन बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, पानी थोड़ी ना डाल रहे हैं, वो तो पहले से ही डलता है। तो यानी कि जो लोग बता रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को खुद ही खराब कर रहे हैं। खुद खराब नहीं कर रहे हैं, आप एक ने भी ऑथेंटिसिटी अभी तक कहीं कहीं कुछ कही है? अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि अपने आप गाड़ी कोई भी नहीं खराब करेगा, मगर जब उन्होंने कहा खुली चेतावनी है, खुला हम बता रहे हैं, कंपनी की गाड़ी है, जिसकी भी गाड़ी है वो लेके आए, कंपनी लाए, कंपनी में रखे, हम टेस्ट करा देंगे गाड़ी में क्या है क्या। बाली जी, अगर हम देखें तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के कामों को देखें, विकास को देखें, खास तौर पर जिस विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी गाहे बगाहे अपनी प्रतिक्रियाएं देती है, विकास की बात करती है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? आज से 14 वर्ष पूर्व पीछे चले जाए आप, और पहले जब सपा और बसपा की सरकारें हुआ करती थी, जिस सेक्टर में अगर हम बैठ के आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद इधर कोई आना भी पसंद नहीं। ये जी बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों नहीं करता था कि पता है कि इधर को गया तो मैं लुट जाऊंगा, लुट जाएंगे, गाड़ी मेरी छिन जाएगी, या तो मेरे को मार दिया जाएगा। वारदात बहुत होती थी, मर्डर होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, गुंडागर्दी पूरी चरम सीमाओं पे थी। ये सच है, ये तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं ना। और इस क्षेत्र को कहा भी जाता था गुंडा माफियाओं का क्षेत्र। मगर जब से 2014 के बाद से, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने आते ही उत्तर प्रदेश में विकास भी किया, लोगों में विश्वास भी जमाया, गुंडागर्दी भी खत्म करी, और जो फिरौती मांगने वाले लोग थे उनको भी खत्म किया, उद्योगों में भी बढ़ावा आया। हम अब नोएडा में ही हैं। आज आप पहले अगर आप देखेंगे नोएडा में बस चलती थी। जी हाँ, हम भी बसों में घूमे हैं यहाँ पे, हम भी बसों में गए हैं। दिल्ली, लाजपत नगर, यहाँ कहीं भी जाना हो तो यहाँ से आराम से बस में जाते थे। आज हमारे पास और क्या क्या आ गया, आज मेट्रो आ गई। नोएडा में इतनी जल्दी सोचा नहीं था कि मेट्रो भी आ जाएगी। मेट्रो भी आ गई, और मेट्रो यहीं तक नहीं आई, मेट्रो ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। मेट्रो ग्रेटर नोएडा तक पहुंची, यहाँ का विकास भी हुआ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, यहाँ के उद्योगपति आए, यहाँ पे उद्योग लगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, प्राधिकरण ने काम किए। देखो, कोई भी चीज और कोई भी शहर बसता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रोथ करता है। हम कहें कि आज अगर हमने कुछ करा तो कल तक इतना बड़ा हो जाए, तो ऐसे तो नहीं है ना। आहिस्ता आहिस्ता ही शहर ने ग्रोथ करी है। यहाँ उद्योग लगे, यहाँ व्यापारी आए, यहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स बनी, मॉल बने, गुंडागर्दी खत्म हुई, माफिया राज खत्म हुआ,
तो ये एक, आप इस शहर की ग्रोथ ही तो देखेंगे, ये विकास ही तो है। और फिर ग्रेटर नोएडा बसा, ग्रेटर नोएडा में भी अच्छा काम हुआ। अब यमुना, और यमुना में तो माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी की प्रयासों से, क्योंकि उस वक्त वो उड्डयन मंत्री थे, बिल्कुल, जिस वक्त वो यहाँ पे एयरपोर्ट की नींव रखी, एयरपोर्ट की नींव रखी जी, उनके हाथों से ही उस काम को हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आके उसका भूमि पूजन करा, और फिर अपने ही कार्यकाल में उन्होंने उस एयरपोर्ट को स्टार्ट भी करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण। तो ये विजन लेके चले हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ी ना माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत बनाना है, ऐसे ही बनेगा। विकास विजन लेके चलेंगे जा रही है, और कहीं पे भी आप देख लीजिए, विजन लेके चलेंगे तो सारे काम होंगे। टाइम बाउंड है, हर चीज है। और माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के रहते हुए इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, बहुत विकास, सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे गुंडागर्दी समाप्त हुई, यहाँ पे उद्योगपतियों को आए, यहाँ पे आप सबसे देखिए मोबाइल्स की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, यहाँ पे शिक्षा का हब बना, यहाँ पे मीडिया का हब बना, मीडिया हब बना, है ना। तो ये विकास की ही तो गति है, विकास की गति तो है ये भी। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इस शहर ने पूरा बनाया है। गौतम बुद्ध नगर आज अपने आप में विश्व पे नाम है, इसका विश्व पटल पे नाम है। माननीय विधायक पंकज सिंह जी ने इस क्षेत्र के विकास में अपनी पूरी भूमिका निभाई। क्षेत्र में जो भी काम थे जनता के, वो हुए। जनता के साथ समन्वय बना के बैठ के उन सबसे चर्चा करके काम करे, नए नए उद्योग आए। तो ये यहाँ के क्षेत्र के सांसद और विधायक के काम किए हैं तभी, और वो तभी कर पाए जब डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी विपक्ष कहते हैं, विपक्ष की ओर से, खासकर अब देख रहे हैं हम यूपी इलेक्शन, चूंकि अब बहुत दूर तो नहीं रह गया है, बहुत नजदीक है, और सभी तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी दल भी चुनौती दे रहे हैं, लड़ने की तैयारी है पूरी तरह चुनावी मैदान में। खासतौर पे मैं अखिलेश यादव की बात कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले वो गोरखपुर का उन्होंने जिक्र किया कि नौकरियां जो हैं वो लोगों की खत्म हो गई, स्कूल्स बंद हो गए। फिर उसको उन्होंने कहा कि वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है, चिकित्सा व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। इस तरह के मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो तैयारी कर रहा है, और काफ़ी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, ये भी जो सुबगाहट है वो सुनने में आ रही है। इस पूरी चीज़ों को अगर हम जोड़ें, इसे हम क्रमबद्ध करें, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि शिक्षा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और भी कई कार्य बता रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हुए हैं। आपके कार्यकाल में क्या हुआ है? अगर इस कार्यकाल में अच्छे नहीं हुए तो आपने क्यों नहीं अच्छे किए? क्या आपने स्कूल बनाए? नहीं बनाए। बीजेपी ने स्कूल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। क्या आपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करा? नहीं किया। यहाँ पे बड़े बड़े एम्स की तर्ज पे वो बने हॉस्पिटल, शिक्षा में बने, शिक्षा का हब बना नोएडा। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे शिक्षा, गाजियाबाद नजदीक के सब जगह देखिए ना, विकास हुआ ना। आपने क्या किया? हमने तो कलम दी हाथ में लिखने को, आपने तो बंदूक दी हाथ में चलाने को। जी जी। तो हमने तो शिक्षा का भी काम किया, स्वास्थ्य में भी काम किया, विकास का भी काम किया। आप अपने काम कोई कहें गिनाने को? उनको नहीं है, कुछ नहीं है। डपली लेके बैठ जाते हैं एक टीम के साथ, और डपली बजा के वो सब राग अलापते हैं। तो डपली से थोड़ी ना कुछ जीता जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हम योगी आदित्यनाथ को ही देख पाए? देखेंगे, नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, 100% देखेंगे, और पहले से बड़ी जीत में देखेंगे। इस क्षेत्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को दिल से चाहती है। आज हमारी युवा पीढ़ी, महिलाएं, हमारी बहनें खुले आसमान के नीचे कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं। पहले था क्या? शाम के टाइम हम ये कहते थे अगर बहू बेटी बाहर ना जाना, नहीं जाए, ठीक।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो काफी बेहतर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, और इस गौतम बुद्ध नगर में तो बहुत अच्छा हुआ, लॉ एंड पहले से ऑर्डर बहुत ही बेहतर हुई है, इस बात को माना कभी भी कहीं आना जाना हो। हम्म। और विकास के नाम पे ट्रेन चली है यहाँ पे, देखिए ट्रेन एक से सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं। एयरपोर्ट की सुविधा आ गई, मोदी जी ने ऐसी थोड़ी ना कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठ हवाई जाएगा, यात्रा करेगा, तो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो लोग कहते हैं कि अच्छा वहां तक जाने के लिए इतने, अरे अरे ट्रेन में भी तो 4000 की लगी है, 2000 फालतू दो ना, जहाज में जाएगा। अच्छा बाली जी, ये अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, राम मंदिर विवाद जो अभी हुआ है इन दिनों, चंदे को लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है, विपक्ष पूरी तरह से घेर रहा है और सनातन वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या वाकई इस प्रकरण के बाद सनातन या हिंदू वोट बैंक बीजेपी के खाते के लिए जो हमेशा एक बड़ा अमाउंट रहता था, कह सकते हैं, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है? कुछ नहीं खिसकेगा। क्या अखिलेश जी की ओर इनको सनातन अब याद आ रहा है, और अखिलेश जी तो खुद भी कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। कई इंटरव्यू में भी कहा है उन्होंने, और इसीलिए राम मंदिर भी नहीं गए। इसलिए राम मंदिर भी नहीं गए। आप भगवान को नहीं मानते, ना माने, हम कब कह रहे हैं कि आप माने? आप जिनको मानते हैं उनको मानिए ना। सनातन संस्कृति का उनको ज्ञान नहीं, और जो वो खुद भी कहते हैं कि मैं भगवान को मंदिर में नहीं जाता, इसीलिए अब तक राम मंदिर भी नहीं गए। आप ना जाएं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बाकी सनातनी थोड़ी ना आपके साथ चले जाएंगे। जो भगवान राम को नहीं मान सकता, जो भगवान हमारे इष्ट देवताओं को नहीं मान सकते, तो उनके साथ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मतलब ये जो तीर है ये विफल जाएगा, विफल हो जाएगा। अच्छा। ये कहीं नहीं चलेगा। अगर कहते हैं कि ये उन्होंने छोड़ क्या ही दिया कि ये करके, तो हमारे माननीय योगी जी ने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है उनको, कि हमने तो राम मंदिर बना दिया और सारा हिंदू समाज और सब लोग हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ आइए और यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि की नींव हमारे साथ रखवा दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने मुझे दे दी है। भगवान कृष्ण जी की होने वाला था, नींव रखवा दीजिए, और वहां पे भगवान कृष्ण की कार सेवा जो शुरू होगी, जो संतों ने कहा है अभी कि हम इस तारीख से कार सेवा करेंगे, उस कार सेवा से पहले वो घोषणा कर दें कि हम कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए साथ है। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईदगाह पर कब्जा नहीं करने देंगे। देखिए, एक बड़ा चैलेंज है, एक तरह से एक चेतावनी है कि देखिए आप ईदगाह पर कब्जा नहीं करेंगे, जितने साधु संत जाएंगे वहां जा नहीं सकते हैं। एक ये भी प्रतिक्रिया तो भगवान आ रही है, तो ऐसे में कैसे मैनेज होगा? जन्मभूमि में जा रहे हैं हम, तो वहां पे संत जाएंगे, जन्मभूमि में जाएंगे। के वक्त जो संघर्ष हुआ, क्या वही संघर्ष हमें देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा। किसी को संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। संतों ने अपनी बात रखी है कि हम जाएंगे, हम वहां पे सेवा करेंगे। कार सेवा का मतलब, तो कार सेवा का मतलब तो वहां पे सफाई भी हो सकती है, वहां पे हर तरह की मदद कर सकते हैं, वहां पे सभी लोगों को समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हनुमान चालीसा होगी, सब कुछ होगा, पाठ हो सकता है, कृष्ण जी की पूजा होगी। तो कृष्ण जन्मभूमि है ना वो हमारी, हम भी जाते हैं तो दर्शन करके आते हैं ना। तो संत महात्मा भी जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, वहां पे सेवा भी करेंगे। लेकिन अगर अखिलेश जी को लगता है कि मैं अब सनातनी होने जाता हूं और सनातनी की तरफ मेरे कदम बढ़ते हैं, इस बात पर मौन है। देखिए, ये तो क्यों नहीं आगे बात है कि इतनी बातों पर बोलने वाले अखिलेश यादव, जब ये पता चला कि ये विशेष समुदाय की ओर से कहा गया कि देखिए हम कब्जा नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, और ये चैलेंज कर दिया गया है कि भाई हम कब्जा नहीं होने देंगे, यानी कि हम तैयारी पर हैं, और ऐसे में साधु संत समाज वहां जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव मौन है, चुप है। तो इसीलिए तो योगी जी ने कहा है कि आप हम आइए, हमारे साथ मिलके यहाँ की कार्य को कराइए और घोषणा कीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण जी का मंदिर बनाने के लिए। योगी जी को आप मानते हैं कि हर कह लीजिए हर तोड़ का जवाब योगी आदित्यनाथ है? हर तोड़ का जवाब योगी आदित्यनाथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ। प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश के, तो जवाब तो वो दे ही देंगे। और जवाब हर तरह से जवाब देना चाहते हैं, हर तरह की हर भाषा को जवाब देते हैं, और जैसी जिसको भाषा की जरूरत है वैसा जवाब दे देते हैं।
ये तो योगी जी के बारे में कहा जाता है, और वो जिस तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, कभी कभी देखें बहुत कुछ हुआ, राम मंदिर अभी जो विवाद चल रहा है उसको लेकर, लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जिस वक्त वो ये बात बोल रहे थे, उनके चेहरे पर एक अलग एक दृढ़ संकल्प जिसे कहते हैं, तो उन्होंने ऐसा लग रहा था भी कर दिया। एसआईटी गठित करी, एसआईटी ने जांच की, उसमें बाकी जो भी आए तथ्य सामने उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई भी की। अच्छा सर, ये जो आजकल सीजेपी काकरोच तो ये जो सीजेपी है सर, क्या वाकई एक बड़ा चैलेंज है? क्योंकि प्रदर्शन जो जैसा चल रहा था वैसे चलते चलते अब काफी उग्र हो गया। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो उस दौरान तो वहां बहुत हुजूम इकट्ठा है लोगों का। कहां से आई है सीजेपी? सीधी केजरीवाल जी है। सीजेपी कोई अलग नहीं है। ये इस दावे में कितनी सच्चाई है? सीधा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? केजरीवाल जी हैं क्योंकि ये उनके साथ रहे लोग हैं सारे, और उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं। पैटर्न दोनों का एक है, पैटर्न सेम है। उनको भी पता है कि इस तरह के पैटर्न से हम सरकार, तो काकरोच पार्टी बनी है, उनको केजरीवाल जी को दिख गया अब मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो दूसरा पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। उन्होंने दूसरे आदमियों को आगे कर दिया है। पैटर्न सेम पे काम कर रहे हैं ना। और फिर जिस मुद्दे को लेके बैठे थे भटक जाते हैं, क्योंकि वहां पे डपली गैंग आ गया, वहां पे देश के टुकड़े गैंग आ गया, वहां पे अन्य दल के लोग आके उनका समर्थन करने के लिए आ गए। तो अगर सीजेपी अपने उस पे बैठी थी तो बाकियों को पे क्यों अपना प्लेटफॉर्म दे रही? करती ना अपनी बात। वहां पे समाजवादी पार्टी भी आ रही है, वहां पे बाकी के दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं। तो सीजेपी चैलेंज नहीं है, डिस्टर्बेंस है? कुछ भी नहीं है, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी वो। अच्छा, वो डिस्टर्बेंस अपने आप में डिस्टर्ब लोग हैं उसमें सारे। मोदी जी सब कर लेंगे उसमें, जो काम करने वाले हैं वो खुद डिस्टर्ब है, उनको असलियत में नहीं पता कि हमें करना क्या है। देश बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, अच्छे विकास की तरफ बढ़ रहा है, अच्छे काम करता हुआ जा रहा है। 140 करोड़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम अपने साथ रखा है, वो उनके साथ हैं। उसके बावजूद उनको समझ नहीं आ रहा है इस देश के बाकी दलों को हम क्या करें। लेकिन विरोध तो बहुत दिख रहा है, बहुत लोग पहुंच रहे हैं। ये कहा जा रहा था अभी तक तो कि लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सीजेपी के प्रदर्शन में पूरा हुजूम इकट्ठा है। एक चीज बताइए, कहां से आया? आज अगर जब उनको उठा के और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनकी जब बिगड़ती स्थिति को, हालात को जब उनके बिगड़ रहे थे तो उसको हॉस्पिटल उनको पहुंचाया गया, उसके बाद से हजूम तो देख रहे हैं। उससे पहले तो खाली पड़ा रहता था ग्राउंड, वो ऊपर बैठे हैं, नीचे खाली है ग्राउंड। तो सोनम वांगचुक अन्ना हजारे की जगह ले रहे हैं सीजेपी के लिए, ऐसा लग रहा है आपको? सोनम वांगचुक अन्ना हजारे की जगह ले रहे हैं और केजरीवाल जी उनके सपोर्ट में है। समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर आ जाते हैं, वहां पे देश से आजादी के नारे लगते हैं। भैया देश को आजाद हुए तो बहुत साल हो गए, अब काहे की आजादी चाहिए? किनको आजादी चाहिए? वो जेएनयू वालों को आजादी चाहिए, उसके अलावा तो किसी को नहीं चाहिए ना। तो ऐसे लोगों को कैसी आजादी देंगे आप? कैसी आजादी चाहिए ये उनसे पूछ लो, कैसी आजादी चाहिए? वो ये चाहते हैं कि हमेशा दंगा फसाद हो, ऐसी आजादी दे देगा कोई? क्या नहीं देगा। देश के अंदर शांति से रहना है। आजाद तो हम हुए हैं, ऐसी कैसी आजादी चाहिए अब उनको पता चलेगा। अपनी आजादी उनके मायने में क्या है वही बता पाएंगे, हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि देश आजाद है, हम आजाद देश के नागरिक हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की ओर से किसी को बात करनी चाहिए थी इस पर? सरकार की ओर से आज वो गए ना ज्ञापन देने नड्डा जी को। अगर यही बात थी, ऐसे ही था, तो वो कहते, मतलब जो लास्ट स्टेप उन्होंने लिया वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ये कि हमारी ये मांग है जी, इसी तरह से हमारा ये ज्ञापन है, ठीक है, सरकार का कोई नुमाइंदे आए हमारी बात को सुन के और हमारा ज्ञापन ले। नड्डा जी ने आज ज्ञापन लिया ना। और ये ज्ञापन किस और इशारा कर रहा है? भाई ज्ञापन सरकार को उन्होंने दिया है कि ये ऐसी अनियमितताएं हुई हैं, ये उसके लिए कर उन्होंने ज्ञापन दिया, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा और नड्डा जी ने वो ज्ञापन लिया, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जी ने। ठीक है बाली जी, बहुत वक्त हमने आपका ले लिया है, लेकिन चलते चलते आप देश की जनता के नाम क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा देश की जनता से एक ही है कि हम जिस जगह रहते हैं उस जगह को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, अपने परिवार की तरह रखें, और हम देश के साथ मिलकर चलें। देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश के नागरिकों, प्रदेशों को तोड़ने का काम करती हैं। उनके साथ ना रहते हुए
देश के साथ रहें, देश के विकास के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, सनातन को शक्ति बनाएं और देश जो विश्व गुरु के आगे बढ़ता चल रहा है उसको साथ लेके चले। नमस्कार सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो आज की पॉडकास्ट की कड़ी में संजय बाली जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। जो विवाद बीजेपी के साथ चल रहे हैं उन पर जवाब दिया है। विकास जो हो रहा है क्षेत्र में, खासकर गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, उस विकास की भी उन्होंने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं हमारा ये पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आया होगा। हम फिर से लौटेंगे एक और कड़ी में एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।